दोस्तों, हमें बचपन ही से सिखाया जाता है कि कभी किसी अजनबी का दिया कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहिए। पर क्या हुआ अगर आप इन दोनों बातों को नज़रअंदाज करते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना है जो एक 16 साल की लड़की कारा रॉबिन्सन के साथ हुई है, जो हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल लड़की है और कारा दिमाग से काफी मैच्योर है। हम इसको इसकी दोस्त जैसी के घर पर देखते हैं। दोनों ने कल नाइट स्टे किया था क्योंकि जैसी के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। इस बीच इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपने दूसरे दोस्त क्लारा के घर स्टे करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके घर काफी बड़ा है और इसके लिए उन्हें अपनी मॉम की परमिशन लेनी होगी। और वो इस काम में लग जाते हैं और कारा अपनी मॉम सारा को कॉल करती है, जो कि एक वर्किंग वुमन है। उन्होंने कभी भी कारा अपनी बेटी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि अब वो बड़ी हो गई है और ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगी जिससे उन्हें बुरा लगेगा, और ऐसा आज तक कभी कारा ने किया भी नहीं था। वेल, उसकी मॉम उसे इजाजत दे देती है और उधर जैसी की मॉम हाँ कर देती है। इस बीच वॉशरूम में पहले जैसी चली जाती है तो कारा बाहर लॉन में पानी देने के लिए जाती है। तो कारा बाहर फ्लावर्स में पानी देने के लिए जाती है। इस दौरान वो नोटिस करती है कि एक ब्लैक सेडान बार बार उसके घर के पास घूम रही है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देती है। जब अगली बार ऐसा होता है तो वो उस कार की तरफ देखती है कि तभी वो कार रुकती है और उसके अंदर से एक अडल्ट मैन बाहर निकलता है, उसकी तरफ बुक लेकर आगे बढ़ता है। कारा को लगता है कि मे बी ये जैसी के घर आया हो, इसलिए वो फ्रीली आगे बढ़ती है। देन वो आदमी उसको कहता है कि क्या के घर पे पेरेंट्स नहीं है। तो कारा कहती है कि अरे नहीं, ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो मेरी दोस्त का घर है। वो आदमी स्माइल करता है और ऐसे बिहेव करता है कि मानो वो उसके बहुत ही ज्यादा करीबी हो। देन वो इसी सवाल को थोड़े अलग ढंग से पूछता है, क्या उसके दोस्त के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं है। तो कारा कहती है कि नहीं, जी हाँ, यही वो गलती कर देती है और उस बेचारी को क्या पता था कि सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आदमी उसकी नेक पर बंदूक टांग लेता है और करीब आकर कहता है कि चुपचाप कार में जाकर बैठ जाओ वरना यही शूट कर दूंगा। कारा एकदम फरीद हो जाती है, उसे कोई भी आइडिया नहीं होता ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस टाइम उसे जो सही लगा उसने वही किया। वो चुपचाप जाकर उस कार में बैठ गई। अगर वो चला देती तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन क्या होता अगर उसके ऐसा करने पर वो बंदा उसे गोली मार देता। सिक्के के दो पहलू भी हो सकते थे। अब वो आदमी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है और कारा डिक्की में बंद रोना शुरू कर देती है। वो बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है। एक बार जब कार कहीं पर रुकती है तो वो भागने की कोशिश करती है, अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ कर सके। इतने में वो आदमी वहाँ आकर उसके हाथ पांव बांध देता है और उसको एक टब के अंदर बिठा देता है। देन वो अपने घर की तरफ चल जाता है और यहाँ से कारा की जिंदगी की किताब में कुछ ऐसे पन्ने पढ़ने वाले हैं जिसको वो जब पढ़ेगी तब खुद को कोसेगी कि काश में उस दिन चला देती। इधर से जैसी नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कारा नहीं है, पानी गिर रहा है। ऐसे वो बिना बताए कहीं जाती तो नहीं, इसे कुछ बैड वाइब्स आ रही होती है, इसलिए वो उसकी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है, जो कि बिना देर के पुलिस कंप्लेन कर देती है, जो कि जैसी के घर पहुंचती है। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। उन्हें लग रहा था कि वो खुद की मर्जी से कहीं गई होगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी। अब सारा रायन को कॉल करके पूछती है, जो कि कारा का बॉयफ्रेंड था, पर वो इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी वो मानने को राजी नहीं थे। इधर कारा घर पहुंच गई थी। वो आदमी उसे टब से निकालकर बेडरूम में ले जाता है, वहाँ बिठा देता है, जहाँ कारा नोटिस करती है कि वहाँ पर काफी अजीब सी चीजें पड़ी हुई हैं जो किसी को तकलीफ देने के काम आती हैं। खैर, उसके बाद वो बंदा एक नोटबुक लेकर आता है, उससे सवाल करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर, ये वो कहाँ तक पढ़ी है और क्या वो वर्जन है। यहाँ तक वो उसकी बॉडी की मेजरमेंट भी पूछता है। इस आदमी की नजरों में हम हैवानियत को अच्छी तरह देख सकते हैं। वो कोई कसर नहीं कर रहा था कि ये साबित करने में कि वो किस कदर पागल है लड़कियों के पीछे, ये जानते हुए कि कारा उसकी बेटी की उम्र है। खैर, कारा सब कुछ बता देती है और फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें अब जो भी मैं कहूँगा मानना होगा और मुझे मिस्टर कह के पुकारना होगा। अगर कोई चालाकी की या भागने या उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। ये सुनकर कारा डर जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आदमी उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि वो जख्म कारा उम्र भर याद रखेगी। कारा
की आंख में आंसू थे और वो इसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। सब कुछ हो जाने के बाद कारा जब होश में आती है तो वो नोटिस करती है कि रूम में एक फीमेल कॉम है जिसमें बाल लगे हुए हैं। यहाँ कुछ क्रीम्स हैं जो कि लड़कियां यूज करती हैं। उसे कंफर्म हो गया था कि उस घर में जरूर लड़की भी रहती है। अब उसके बाद वो उसे बाहर सोफे पर ले जाकर बिठा देता है और उसके साथ कुछ अडल्ट मूवी देखने लगता है। इस बीच कारा थोड़ा सोचना शुरू कर देती है कि कैसे इसे अब यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि जितना टाइम वो यहाँ पर गुजारेगी उसके लिए उतना ही बुरा होगा। वो बंदा उसके साथ परछाई की तरह चल रहा था, बस गैप में रहा था तो 2-3 मिनट का, लेकिन इतने से गैप में क्या होना था। सब गैप काफी नहीं था। यहाँ कारा से मौके का इंतजार कर रही थी, पहले उसके बारे में जानना चाहती थी आखिर उसका नाम क्या है और वो क्या करना चाहता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए वो उससे बातें करना शुरू कर देती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसे मजा आ रहा है। इसीलिए वो अपना नाम जॉनी बताता है और वो एक शॉप का ओनर है। जब कारा उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो उसे चुप करा देता है। इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो उसे अच्छे से पता है कि वो क्या जानना चाहती है। इसीलिए वो उसे यकीन दिलाता है कि मेरा मन जब तुमसे भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर वो कब होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम फ्री होने के बाद पुलिस के पास गई तो मैं पहले तुम्हारी मॉम के साथ कुछ ऐसा करूंगा कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अब कुछ घंटे बीत गए, वो फिर से कारा को बेडरूम में ले जाता है और ऐसे ही शाम होने को आ जाती है। लेकिन अब कारा समझ गई थी, इसलिए उसका अगला स्टेप होता है कि इस घर में जितनी भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना। तो उसने उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया। जॉन को भी लगता है कि आखिर ये छोटी सी बच्ची क्या ही कर लेगी, लेकिन कारा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो इसके काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है, जिससे उसके घर में उन जगहों पर जाने की इजाजत मिल जाती है जो उसने देखी नहीं थी। इसे कुछ चीजें और जानने को मिल जाती हैं, जैसे कि उसकी फैमिली डॉक्टर का नंबर जो कि कैलेंडर पर मार्क किया हुआ था, जिसकी मार्किंग 2 दिन बाद की थी, और जिसने वो मार्किंग की थी वो भी डिज्नीलैंड गया हुआ था। ये तो यकीन हो गया यहाँ पर सच में कोई लड़की है। ये भी जो कोई भी है वो 2 दिन बाद लौटने वाली है, लेकिन वो कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जितनी भी चीजें उसने देखी हैं उससे उसे काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उसे यकीन है कि 2 या 3 दिन के बाद वो इस घर से जरूर बाहर निकलेगी और तब इसे ये क्लू हेल्प करेंगे जस्टिस के लिए। इस बीच वो एक और चीज नोटिस करती है कि किचन में एक बॉक्स रखा हुआ है, जिसे लेकर जॉनी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर वो उसकी तरफ देख भी लेती है तो वो उसे डांटना शुरू कर देता है। मे भी वो उसकी बहुत ही करीबी का हो। अब रात होने के बाद कारा के साथ फिर से बदसलूकी होती है। देन वो उसे उसी हालत में साथ ले जाकर बिठाता है और न्यूज दिखाता है। वो ये भी देखना चाहता है कि क्या कोई हेडलाइंस है कारा के मिसिंग की, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही थी जिसमें कारा का नाम हो, जो देखकर वो उसे कहता है कि देखो कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता, इसीलिए किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं। जो देखकर कारा भी टूट जाती है, क्योंकि उसे गुम हुए 12 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था। इस दौरान सारा को देखते हैं जो कि पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत में सच है। उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो अपने हर सोर्स को जोड़ती है, इनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी नहीं मानता। फाइनली एक बूढ़ा पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिख लेता है और उसका केस शुरू करता है। सीन फिर से कारा पर आता है, जिसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। जॉनी से वॉशरूम जाने देता है और वो भी अकेले, जो कि उसके लिए सही मौका था भागने का, लेकिन न जाने क्यों वो ऐसा नहीं करती। शायद कि सही टाइम नहीं था। रात भी काफी हो गई है, वो बाहर जाकर किससे मदद मांगेगी, इसलिए वो सुबह का इंतजार करती है। लेकिन ज्यादा देर वॉशरूम में गुजारने के बाद जॉनी उस पर और भी जुल्म करता है और उसको फिर से उसी टब में बंद कर देता है और उसको फिर से धमकाता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सब मैं लीक कर दूंगा। कारा माफी मांगती है, पर सजा तो उसे मिलेगी। जॉनी उसे कुछ अजीब सी चीजों से तकलीफ देता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। देन उसके हाथ पैर को बांध देता है, खुद के करीब सुला देता है। अब कारा को कुछ ही देर में नींद आ जाती है, क्योंकि आज पूरे दिन उसने बहुत झेला था। पर सुबह होते ही वो एक्टिव हो जाती है और वो नोटिस करती है कि जॉनी अभी भी सो रहा है और वो भी बेखबर नींद में। यही सही मौका है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो खुद को कोसती रहेगी। इसीलिए वो जैसे तैसे बिना किसी आवाज के हैंड चैन के स्क्रू को ढीला कर देती
देती है और फिर अपने हाथ की मदद से अपने पाँव को भी आजाद कर देती है। पर उसके लिए अभी बड़ी मुसीबत मेन गेट पर है, जिसे एक वुडन ब्लॉक से बंद कर रखा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो गधा भी शेर बन जाता है। इंसान की फितरत है कि वो जब भी मुसीबत में होता है तो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता है जो उसने पूरी जिंदगी बचा कर रखी थी। यहाँ कारा भी वही इस्तेमाल करती है और पूरी जान लगाकर वुडन ब्लॉक को हटा देती है, जिससे कि फाइनली वो गेट खुल जाता है। और अभी वो खुले आसमान के नीचे थी, पर अभी उसके लिए खुश होने का टाइम नहीं था, क्योंकि किसी भी वक्त जॉन उठ सकता था और वो इतना पागल है कि अगर उसने उसे भागते हुए देखा तो पीछे से ही गोली मार देगा। इसलिए कारा फौरन रोड पर जाती है और एक करीब आती हुई कार को देखकर फौरन उसको रोकती है और अंदर बैठे हुए लोगों से मदद मांगती है। वो मान जाते हैं। देन अगले सीन में हम कारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ सब ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे उसे कोई यहाँ पर जानता ही नहीं। वो सभी से कहती है कि वो पिछले 18 घंटों से गायब है और क्या कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद वो उन्हें सब कुछ बताती है और सारा को कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है। पर इस सबसे पहले जरूरी था जॉन को पकड़ना, इसलिए वो कारा को लेकर उस घर के पास जाते हैं जिसका एड्रेस वो लोग बताते हैं जो कारा को यहाँ तक लेकर आए थे। वहाँ पुलिस एक बंदे से पूछताछ करती है और उनके मुताबिक वहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। कारा कार से बाहर आती है और कहती है कि उसके पास बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं, हमेशा खिड़की को बंद करके रखता है और एक ब्लैक सीडान भी है उसके पास। देन वो आदमी समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं तो उसे उसके घर के पास ले जाता है। लेकिन तब तक वो भाग चुका था, जो कि होना ही था, क्योंकि वो जब सोकर उठा होगा तो उसने सबसे पहले कारा को ही ढूंढा होगा। खैर अब पुलिस कारा को अपार्टमेंट में रह रहे सभी लोगों की फोटो दिखाती है जिससे कि उसकी पहचान हो सके, जिसमें वो उसे भी पहचान जाती है। तब हमें पता चलता है कि उसका असली नाम रिचर्ड है, ना कि जोनी, और वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद घर की तलाशी ली जाती है। कारा की बताई हुई सारी चीजें सच होती हैं, सब कुछ वैसा का वैसा था। और अब बारी थी उस बॉक्स की जिसको लेकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। जब पुलिस उस बॉक्स को खोलती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल कारा पहली लड़की विक्टिम नहीं थी जो ये सब कुछ झेल रही थी। इस बॉक्स में न जाने कितनी उम्र की लड़कियों के सपने टूटे हुए थे जिन्हें रिचर्ड ने हर दिन तकलीफ दी थी, जिसमें न जाने कितनों ने खुद को मार लिया होगा या रिचर्ड ने मार दिया होगा। कुछ न्यूज कटिंग पेपर भी मिले पुलिस को जिनमें उनके बारे में प्रिंट था जो कि सालों पहले मिसिंग थी। अब उस केस की सीरियसनेस को देखकर एक नया ऑफिसर उसको ज्वाइन करता है, जिसके आने से काम और भी तेज हो चुका था। इधर कारा को आया जाता है ये जानने के लिए कि कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर इस जख्म का क्या जो अंदरूनी है वो कब तक भरेगा, यही सवाल कारा के मन में बार बार आए जा रहा था। जब वो अपनी माँ से मिलती है तो जोर जोर से गले लगते हैं और खूब रोते हैं। इस बीच वहाँ लेडी कॉप आकर कुछ चीजें जानती है, जैसे कि उसने क्या देखा। तो कारा सब कुछ डिटेल वाइज बताने लगती है, यहाँ तक कि उसे उसके फैमिली डॉक्टर का नंबर भी याद था, जो देखकर सारा को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उन्हें इस पर बहुत प्राउड होता है क्योंकि उसकी बहादुरी की वजह से वो आजाद है। और इधर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही नोटबुक मिलती है जिसमें उसने कारा के बारे में लिखा था। पर जब उन्होंने उसके पन्ने पलटे तो 2 और लड़कियों के किस्से भी इसमें लिखे थे जिनकी किस्मत कारा जैसी अच्छी नहीं थी, पर उम्र वही थी। उन्हें रिचर्ड ने कई महीनों तक बंद रखा और फिर एक बाथिंग टब में जिसने उसने कारा को भी बंदी बनाया था। फिर जब उसका मन भर गया फिर उसने उन दोनों को मारकर लेक में फेंक दिया। ये सब कुछ पिछले 5 सालों से चल रहा था और ऑफिसर को ये सब कुछ जानकर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें तो हर बार यही लगता है कि ये किसी टीनेजर की शरारत होगी, शायद किसी लड़के के साथ वो भाग गई होगी, पर अंत में उन्हें लाश ही मिलती थी जिसकी सजा कोई और बंदा चुका रहा है। जो असली कातिल है वो अभी तक आजाद घूम रहा है। कुछ घंटों के बाद उन्हें रिचर्ड के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, तो वो सबसे पहले उसकी माँ के घर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें उसकी वो ब्लैक कार ही मिल जाती है और उसकी वाइफ जेनेलिया भी, जो कि वही थी। वो लोग उन्हें सब कुछ बताते हैं, पर जेनेलिया बार बार उन्हें यही कहती है कि उसके हस्बैंड एक अच्छे दिल के इंसान है, वो एक फैमिली मैन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पर जब उसकी बहन से सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें एकदम काम की बात बताती है कि
उसकी कारा रिचर्ड से बात हुई। वो बता रहा था कि वो एक मॉर्टन में है। तो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे लग रहा था कि शायद किसी ने पहले से उसे इसके बारे में खबर दे दी हो। इधर कारा की जिंदगी धीरे धीरे कर नॉर्मल मोड में आ रही थी, लेकिन अब उसके दोस्त भी कभी कभी उसे टॉन्ट करने लगे थे। इधर पुलिस भी उसे घर में रहने को कहती है, क्योंकि अभी रिचर्ड बाहर ही था, वो कुछ भी कर सकता था। आए दिन उसके घर में कोई न कोई आ रहा था। हर तरफ बस पुलिस वाले घूम रहे थे, जो कि कारा को पसंद नहीं था। लोग उसे बार बार ये याद दिला रहे थे कि वो एक विक्टिम है, जो कि वो नहीं थे। उसने बहादुरी दिखाई, इसलिए आज वो जिंदा है। लेकिन लोगों का काम है कहना। एक दिन कारा सबसे तंग आ जाती है और वो घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो बूढ़ा पुलिस वाला आकर उसे मिलता है, जिन्होंने शुरू में कहा था कि वो भाग गई है, और आज भी वो कारा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो एक विक्टिम है। पर कारा उनके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि उन्हें उस पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो शुरुआत में ही अपना काम बखूबी करता तो उसे आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये वो नहीं, बल्कि वो उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा था, जो सुनकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद कारा वहाँ से रायन का मैच देखने के लिए जाती है, क्योंकि अब वो घुट कर जीना नहीं चाहती थी। और इस बीच पुलिस को पता चलता है कि रिचर्ड फिर से सिटी के अंदर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने चारों ओर तैनाती कर दी है, जिसमें फाइनली वो पकड़ा जाता है। लेकिन कोर्ट ट्रायल्स जेल की सलाहें और खुद पर होने वाले अत्याचार के डर से वो खुदकुशी कर लेता है, खुद को मार डालता है, क्योंकि जब बात अपने पर आती है तो फिर हर किसी को डर लगता है। लेकिन दोस्तों, इसकी इतनी आसान मौत से कारा खुश नहीं होती। वो चाहती थी कि दुनिया उसको देखे और सीखे कि जो गलती उसने की उस दिन वो आगे से कोई भी और ना करे। और उसके पास वही ऑफिसर आता है और उसे हौसला देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शायद ये सब बहुत जल्दी हो गया। पर वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, कि अंत में सब कुछ सही हो गया। लेकिन कारा मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर उसको कितने साल और लगेंगे इस सब को भुलाने में, जिसका जवाब भी उसे पता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी यादें हैं जो उसे कभी न कभी जरूर याद आएंगी। वो अपने मॉम से कहती है कि वो कोशिश करेगी और करके दिखाएगी कि वो बहादुर है, डरपोक नहीं। जिसके बाद उस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी 2002 में अमेरिका में हुई एक सच्ची घटना है, जिसमें कारा नाम की 15 साल की लड़की, जो कि 17 घंटों तक जिसको 51 साल के आदमी ने अपने घर में कैद कर रखा था, उसको मारता पीटता और उसके साथ गलत काम किया, और उसे भी मारना चाहता था जैसे कि उसने औरों के साथ किया, लेकिन वो बच गई। जिसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने बयान की। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।